सलाम। यूसुफ साहब, हम आपको INP वेल पार्क से खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ क्वार्ट्स के बारे में बताइए, इनकी क्या टाइप्स हैं, पाकिस्तानी मार्केट में क्या स्कोप है, और अगर पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए तो वैल्यू एडिशन या रॉ फॉर्म में किस तरह से हमारी मार्केट में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बहुत शुक्रिया मैम। सिलिका क्वार्ट्स बेसिकली एक मिनरल है, और इसका अगर हम देखें कि कब से ये सिलिका क्वार्ट्स दुनिया के अंदर उसका एक्सपोजर है, या जितनी हिस्ट्री पुरानी ग्लास की है उतनी ही क्वार्ट्स की पुरानी हिस्ट्री है। ग्लास तकरीबन कुछ 1600 कबल मसीह में मिस्र में उसके स्पेसिमेंस मिले हैं कि मिस्र में ग्लास पाया गया था कि 1600 कबल मसीह। तो इट मीन कि सिलिका भी उतना ही पुराना है जितना ग्लास पुराना है। तो बेसिक उसका जो इंग्रेडिएंट्स है ग्लास का, वो सिलिका सैंड है या सिलिका क्वार्ट्स है, और ये इंडस्ट्रियल मिनरल है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, जिसमें सिलिका क्वार्ट्स हमारा मिल्की है, सिलिका क्वार्ट्स वाटरी है, प्लेन वाटरी है, ग्रेनुलर वाटरी है, उसके बाद क्रिस्टल्स है, और क्रिस्टल्स के बाद फिर ये स्पेसिमेन ग्रेड का जेमस्टोन ग्रेड का आ जाता है। ये इसकी कुछ 6-7 वैरायटी हैं सिलिका क्वार्ट्स की, और इसका जो इस्तेमाल है वो तकरीबन मोर दैन 20 इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। यानी कि इसकी इतनी ज़्यादा वैरायटी और वेरिएशन है कि सिलिका क्वार्ट्स आपका मिनिमम 2000 रुपीज़ पर टन से स्टार्ट होता है, यानी कि 2 रुपीज़ पर केजी से लेके ये 2000 रुपीज़ पर केजी तक जाता है। इसका इस्तेमाल ग्लास इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इसका इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री में जो फर्नेस है, ये चूँकि हाई टेम्परेचर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी हार्डनेस 7 है, जिसकी वजह से इसके एक बेहतरीन यूज़ है। और फिर ये वाहद एक मिनरल कह सकते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ मिनरल्स में से करंट पास नहीं करती, इसमें से करंट पास कर सकता है। और ये इलेक्ट्रिक हीट के लिए जो हमारे स्टील इंडस्ट्री है, फर्नेसें हैं, उनमें इस्तेमाल होता है, ग्लास में इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसका जो हाईटेक इस्तेमाल है वो सोलर इंडस्ट्री में है, सोलर पैनल इससे बनते हैं, और जो क्रूसिबल हैं, जो हाई क्वालिटी का ग्लास है वो इससे बनता है। फिर इससे नॉन ब्रेकेबल ग्लास या बुलेट प्रूफ ग्लास क्वार्ट्स से बनता है, अब्रेसिव मटेरियल इससे बनता है। इसके अलावा इससे जो अदसे हैं, मुहद्दब अदसे हैं या लेंसेज हैं, वो उनमें इस्तेमाल होता है। खुदबीन उनके जो लेंसेज हैं वो इससे बनते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ। फिर पानी की फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये पानी की एक सॉफ्टनेस, जो बारी पानी होता है, यानी कि वाटर प्योरीफिकेशन और वाटर फिल्ट्रेशन, इन दोनों के लिए सिलिका क्वार्ट्स इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप नेम द इंडस्ट्री। इसके बाद ये पेंट इंडस्ट्री में एज ए फिलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, अब्रेसिव इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, और ये जितने भी ग्राइंडिंग मीडिया है, ग्राइंडिंग टूल्स हैं और सैंड पेपर्स हैं, इनमें इसका यूज़ है। और ये ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिम स्टोन में इस्तेमाल किया जाता है, इससे बहुत खूबसूरत क्वालिटी का। इसका ख़ास तौर पे जो वाइट स्टोन है वो डायमंड भी चूँकि वाइट कलर में होता है, यू कांट डिफ्रेंशिएट, कि एक आम बंदा उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। अगर उसका कट एंड पॉलिश सही से किया गया हो तो इट लुक लाइक डायमंड। तो इसकी हार्डनेस हर वैरायटी में सेम है? ऑलमोस्ट हार्डनेस ऑल वैराइटीज़ में ऑलमोस्ट सेम है। जब जिम ग्रेड पे जाता है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जो इंडस्ट्रियल ग्रेड है उसकी भी हार्डनेस 7 है, लेकिन जो जिम ग्रेड में जाएगा तो वो 7+ पे चला जाता है। यहाँ मुख्तलिफ वैराइटीज़ के मुझे बल्ब्स नज़र आ रहे हैं, आप कुछ बताएंगे इनमें से कौन सी वैरायटी क्या कहलाती है? और जी, ये हम जो डील करते हैं ये सारी इंडस्ट्रियल ग्रेड की वैरायटी है। इसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रेड के अंदर भी फिर 3 बड़ी वैरायटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा मिल्की होता है, इट लुक लाइक मिल्क, वाइट कलर का होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक है जी, मिल्की उसको कहते हैं। वो ज़्यादा तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और हमारे सेरामिक इंडस्ट्री में उसके इस्तेमाल होता है। सेरामिक इंडस्ट्री में जो ग्लेज़ है वो क्वार्ट्स की वजह से बनता है, सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि हमारी लोकल इंडस्ट्री में भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और इंटरनेशनल भी उसका इस्तेमाल है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वाटरी। वाटरी
मींस वो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर से लाइट पास करती है। और वाटरी में फिर दो और वैरायटीज़ आ जाती हैं, एक प्लेन वाटरी होता है और दूसरा है ग्रैनुलर वाटरी। ग्रैनुलर वाटरी के बाद एक और वैरायटी आती है, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, यानी कि उसकी प्योरिटी 99.9% तक चली जाती है, 999 ग्रेड की। नॉर्मली हमारे पास पाकिस्तान में जो क्वार्ट्ज है वो 98 प्लस है उसकी प्योरिटी। पाकिस्तान में बेहतरीन क्वार्ट्ज अवेलेबल है, बेहतरीन क्वार्ट्ज अवेलेबल है। तो इसकी वैल्यू एडिशन के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है या अवेयरनेस नहीं है हमारे ट्रेडर्स को इस सिलसिले में? जी, अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। और दूसरा, हमारी इनलैंड फ्रेट काफ़ी ज़्यादा है, जो कराची से ज़ाहिर है इसको एक्सपोर्ट होना है, तो इसने कराची से होना है, तो कराची से तक की जो फ्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। फिर ये जितनी अच्छी क्वालिटी को होगा वो टॉप पे होता है, पहाड़ के टॉप पे होता है, वहाँ से उसको लेकर आना, लोडिंग पॉइंट तक लेकर आना, वो कॉस्ट आ जाती है। और वहाँ से फिर अगेन जब उसको कराची तक ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये एक बड़ी कॉस्ट आती है। तो ये आपके पास जितनी भी ये वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रेड की, ये पाकिस्तान के किस इलाके से आपने ली? जी, ये ज़्यादातर पाकिस्तान KPK से है। इसके जो ज़्यादातर रिजर्व्स हैं वो बाजौड़ में हैं, मोमंद में हैं, सवात में हैं, बनेर में हैं, मानसेहरा में हैं, ये इलाके। और फिर उसके बाद आगे चले जाएं तो गिलगित में हैं और चित्राल में हैं। ये क्वार्ट्स के मेजर एरियाज़ हैं। और इसके बाद बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट चागी में भी क्वार्ट्स पाया जाता है। तो ये आप मटेरियल कौन से एरिया से लाए हैं? ये KPK से है, KPK मालाकंड से और सवात से है। तो क्या वहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई प्रॉब्लम हुई इसको माइन के बाद नीचे लाने में या डिपॉजिट से कलेक्ट करने में? और लेबर कॉस्ट वगैरह क्या लेबर फ्रेंडली थी, एक्सपीरियंस थी, कैसा था ये सब कुछ? हमारे यहाँ थोड़ी सी झलक तो आपने यहाँ पे भी देख ली कि लेबर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, और दूसरी तरफ लेबर के इतने ज़्यादा नखरे हैं कि वो काम करने के लिए विलिंग ही नहीं है। और ये स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस्ड है लेबर माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करने के नो लिए? नो, इसमें कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, सेमी स्किल लेबर चाहिए। और चूँकि इसके अंदर ज़्यादा काम जो है वो हैमरिंग से आपने उसको उसकी ड्रेसिंग करनी है, उसके साथ जो लगे हुआ है रस्टिंग है उसको आपने रिमूव करना है। तो कोई ऐसी मैकेनिकल वर्क की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लेबर हो और वो काम कर सकती है हैमरिंग से, वो उसकी ज़रूरत है। तो माइन पे आप समझते हैं कि टेक्निकली ट्रेंड लेबर होनी चाहिए ताकि लॉस कम से कम हो सके माइनिंग के? माइन के ऊपर जो मेन काम है इसके अंदर ज़्यादा मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है। आपकी एक मशीनरी चाहिए, एक्सवेटर चाहिए, कंप्रेसर चाहिए और ड्रिलमैन चाहिए। ये 3 लोग हैं और उससे काम हो सकता है। मतलब कि और उसके बाद फिर लोडिंग है, लोडिंग भी ज़्यादातर माइन के ऊपर है, उससे एक्सवेटर से कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से या इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि माइन तक रोड की डेवलपमेंट नहीं है। और एक आम जो माइनर है, जो काम करने वाला है, उसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता है कि रोड बनाना माइन तक, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बारिश होती है तो वो रोड अगेन ख़राब हो जाता है। लोकल इश्यूज़ होते हैं, ट्राइब्स का इश्यूज़ है। जिस बंदे ने लीज़ ले रखी है वो ख़ुद काम नहीं करता, और जो काम करना चाहता है उसके पास लीज़ नहीं है। ये एक सबसे बड़ा इशू है कि लेबर का, सॉरी माइन का ना, कि जिन लोगों ने माइनें ले रखी हैं उनकी बड़ी अनरियलिस्टिक और अनरीजनेबल डिमांड होती है कि हम आपको काम करने के लिए देंगे और इन शराइत पर देंगे, और मार्केट के मुताबिक कम्पिटिटिव नहीं होती। दूसरा जो इसके सबसे बड़ा इशू है वो एक रिज़र्व एस्टिमेशन नहीं है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो आपका ख़रीदार है वो ये चाहता है कि उसको ये पता हो कि अगर मैं अपने सिस्टम को इस पे शिफ्ट करता हूँ, अपनी फैक्ट्री को इस पे शिफ्ट करता हूँ, तो मुझे कितने अरसे के लिए ये एक सेम माइन का मटेरियल मिल सकता है। वो रिज़र्व एस्टिमेशन नहीं है। तो जो काम करना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम लीज है या फाइनेंसेस है? नहीं, फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम नहीं है।
फाइनेंशियल्स जो बंदा काम करना चाहता है वो डेफिनेटली उसके पास फाइनेंशियल्स होती हैं, वो अरेंज कर सकता है, लेकिन जिन लोगों ने लीजें ले रखी हैं उनके पास फिनांस नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग टेक्निकली एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हों, काम कर सकें और अपना ऐसा पोर्टफोलियो दें, वो उन्हें लीज उन्हीं एग्जैक्टली, यू आर द राइट, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट को नोट किया है कि उसकी पहले एक एवेल्यूएशन की जाए। हमारे यहाँ लीजिंग का ये सिस्टम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे, जिसने पहले अप्लाई किया उसको वो लीज मिल जाएगी। उसके अंदर कुछ मार्क्स रखने चाहिए, पॉइंट्स रखने चाहिए कि आया उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, आया उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस है, उसका इससे पहले से माइनिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उसने इससे रेलिवेंट काम किया है कि नहीं किया, इन चीज़ों को। अच्छा, ये भी डॉक्यूमेंट्स में लोग का डिपार्टमेंट ये करता है, उनसे प्रोफाइल लेता है कि आप जब अप्लाई करते हैं उस फाइल का ये हिस्सा होता है, लेकिन हम फेक भर देते हैं। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया हो लीज़ देने के लिए जो उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, या कोई इस किस्म की एरिया टाइप की प्रायोरिटी भी दी जाती हो? नहीं, ये प्रेफरेंस नहीं होती। अच्छा। ये प्रेफरेंस नहीं होती कि वो लाजमी नहीं है कि वो उस एरिया का हो, लेकिन उस एरिया की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप काम कर नहीं सकते, क्योंकि उसका एक तरीकाकार ये होता है कि आपने उस इलाके के लोग जिसकी वो लैंड है उसको आपने सरफेस रेंट देना है, और वो आपके साथ एग्री नहीं करता तो आपको वो काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। अच्छा, आप एक्सपोर्ट्स भी करते हैं मिनरल्स की? ये एक्सपोर्ट तो भी आप करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको एक्सपोर्ट करने में किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है? एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आते। मेन चीज़ तो आपने अगर कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है, आपने उसका एनटीएन ले लिया है, आपने चैम्बर की मेंबरशिप ले ली है, और वो ये सारी चीज़ें कोई इशू नहीं होता। यानी आप समझते हैं कि गवर्नमेंट बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कर रही है, अगर हमारे ट्रेडर्स इस तरफ तवज्जो दें तो इसमें पोटेंशियल मौजूद है? जी, बहुत पोटेंशियल मौजूद है, बहुत, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ा पोटेंशियल ही मिनरल है कि जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी तो हमारे पास कोई ऐसी या एग्रीकल्चर है या मिनरल है, और एग्रीकल्चर में भी मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत सी चीज़ों में हमें ख़ुद प्रॉब्लम है, जैसे गंदम है और हम अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे, बाकी जो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं तो वो भी हमारे पास, महंगाई की वजह भी ये है कि उसकी प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। तो मिनरल हमारा बहुत सा एरिया टिल ऐसा है कि जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया, अनटैप पड़ा है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि एक बंदा हमारा एक एक्सपोर्टर एग्री हो गया इस हर काम के करने पे, मार्केट हंटिंग में उसे किन प्रॉब्लम्स का सामना है? क्या आपके ख्याल में जैसे चाइना ने किया था कि मार्केट उनकी गवर्नमेंट हंट करती थी जबकि बाकी लोग जो हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करते थे, प्रोडक्ट्स देते थे, तो अब आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत को भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि काम करने वालों के लिए बिज़नेस करना आसान हो जाए? असल में इसमें मैं पहले भी अपने बहुत सारे फोरम पे इसकी बात कर चुका हूँ कि अगर दो चीज़ें हम कर लें, नंबर वन, हम अपने रिसोर्स को एलोकेट कर लें, उनकी एक डाटा बैंक बना लें। फॉर एग्जांपल, हम सिलिका क्वार्ट्ज पे काम करना चाहते हैं या उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास, गवर्नमेंट के पास एक डाटा बैंक होना चाहिए कि किस किस के पास लीजें हैं, किस किस को दी हुई हैं। आप सपोज़ आप चाहती हैं या आपके पास एक ख़रीदार है या इन्वेस्टर है और वो चाहता है कि मैं सिलिका क्वार्ट्ज के ऊपर काम करना, वो बग़ैर टाइम ज़ाया किए गवर्नमेंट के पास एक डाटा बैंक हो या कंसर्न कोई अदारा हो, कोई एसोसिएशन हो कि एनी XYZ के पास इतनी लीज है, इतना एरिया है, उसके डिपॉजिट की क्वालिटी ये है, ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टर आया उसने उसको कनेक्ट कर दिया। एक चीज़, हमारे पास ये कुछ डाटा नहीं है। आपकी अपनी पर्सनल रिसर्च होगी, पर्सनल वर्किंग होगी, और फिर जिस जिसके पास डाटा है वो उसको शेयर नहीं करता। मेरे पास नॉलेज है तो मैं उसको शेयर नहीं करता, मैं अपने तक उसको दबाए रखूँगा। एक चीज़ ये है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारी एसोसिएशन या मिनिस्ट्री या कंसर्न अदारे या TDAP हमारे उसको इंटरनेशनल बाहर तक कनेक्ट करें। हमारे यहाँ पे रिवर्स है कि ख़रीदार पाकिस्तान में आया हुआ है, सिलिका क्वार्ट्ज इज़ ए वेरी हॉट मिनरल, करंटली उसकी बहुत डिमांड है, और चाइनीज़ ख़रीदार यहाँ आए हुए हैं, वो इवन माइन तक जाते हैं।
जिसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हर काम के कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, वो मार्केट को डिस्टर्ब भी करते हैं। ठीक है जी, रेट्स डिस्टर्ब होते हैं, ख़राब होते हैं, क्वालिटीज़ का इश्यूज आते हैं। गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे चेक रखना चाहिए ताकि हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हो, हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो। एग्जैक्टली तो हमें चाहिए, हमारे हर मुल्क के अंदर, हर एम्बेसीज के अंदर कमर्शियल हाथाची मौजूद हैं, हमारे वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो वहाँ के जो ख़रीदार हैं उनको लिंकअप करें अपनी नेशनल इंडस्ट्री के साथ, चैम्बर के साथ, वहाँ से चाहे ऑनलाइन मीटिंग करवाएं, वहाँ से डेलीगेशन लेकर आएँ, यहाँ से डेलीगेशन वहाँ जाएं। अगर ये कनेक्टिविटी हो जाए, इवन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी जो चाइनीज़ आए हुए हैं वो दे आर नॉट द एंड यूज़र्स, वो भी इन्वेस्टर हैं, ब्रोकर्स हैं, सोर्स प्रोवाइडर्स हैं। तो हमारे लोग यहाँ से जाएं उस कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे इसकी डिमांड है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो उस इंडस्ट्री को एलोकेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ख़रीदार है वो मैक्सिमम $100 से भी ऊपर नहीं जाता जो ख़रीदार है, और वो चाइना में जाके यही मटेरियल $250 से $300 पर सेल होता है। यानी कि देयर इज़ ए बिग गैप, देयर इज़ ए बिग डिफरेंस। और अगर ये हमारी गवर्नमेंट या हमारी एसोसिएशन या हमारे अदारे इसके अंदर ब्रिज का किरदार अदा करें, उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ ये सारा मटेरियल रा फॉर्म में जा रहा है, ये भी मतलब कि ये रा फॉर्म में है टिल, जस्ट हमने उसकी ड्रेसिंग की है कि उसको सार्टिंग करके उससे जो रस्टिंग थी या अनवांटेड मटेरियल था उसको अलग किया है, इसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं की है, ये एक स्टेप उसकी सफाई की है। ठीक है, अगर इससे कि इसकी वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट किया जाए तो इससे कई गुना ज़्यादा वो फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल यही मटेरियल सिर्फ एक स्टेप इसको ग्राइंड कर लें, इससे प्रोडक्ट नहीं अभी बनाया, इसको ग्राइंड करके हमने एक्सपोर्ट करें तो तब भी इसकी प्राइस 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएं।